2026 में हम क्या कर सकते हैं अगर हम मार्केट से एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। क्विकली आप 10-12 मिनट टोटल होंगे मेरे पास, तो छोटे छोटे जवाब अपने चारों एक्सपर्ट से चाहेंगे। अनुराग सर, चाहे वो देखिए, हम जब अपने शोज करते हैं तो हर तरीके के सवाल हमारे पास आते हैं। कुछ लोग बिल्कुल क्लियर हैं कि भाई आप मुझे बताइए, ये तो मैं 10-12 साल के लिए रख सकता हूं। कुछ ऐसे लोग भी सवाल पूछते हैं कि सर 1 महीने रख पाऊंगा, 2 महीने रख पाऊंगा, 3 महीने रख पाऊंगा, अभी खरीदा है। तो हर तरह का दर्शक हमें देखता है। 2026 के लिए हमने जो अभी तक बेस बनाया कि आगे ये कैपेक्स होगा या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आएगा, करेंसी ऐसे मूव करेगी, आईपीओ मार्केट ऐसे मूव करेंगे, कहां फोकस होगा या रखना चाहिए जहां आप मैक्सिमम रिटर्न कमा सकें? विपिन जी, मेरा ख्याल है जो ये 2020 के बाद की जो एक स्मॉल और मिड की जो होड़ लगी थी, वो उसने कूल डाउन होना शुरू कर दिया है। उसमें अभी भी थोड़ी गुंजाइश है, बिकॉज़ अब अगर हम देखें कि ये 1 साल अगर और इंडेक्स फ्लैट रहता है, तब जाकर के भी इनके 6 साल के 7 साल के रिटर्न्स करीब 17-18 पर होंगे मिड कैप इंडेक्स के, जो कि काफ़ी हाई है। वो लार्जली फ्लो का नतीजा है, बिकॉज़ हमने कंपनीज़ को 3-3 4-4 गुना वैल्यू कर दिया मिड और स्मॉल कैप स्पेस में। जब तक म्यूचुअल फंड फ्लो थे, अब फ्लेक्सी कैप आया है तो वो लार्ज कैप में ज़्यादा डाल पा रहे हैं। लेकिन पहले तो वो बाउंड हो गए थे कि मिड और स्मॉल में आ रहा है तो वहीं जाएगा, वो ओवर वैल्यूड होगा। लार्ज कैप ने परफॉर्म करना शुरू किया है। मेरी सलाह हमेशा से इन्वेस्टर्स को यही रही है इंडिया में कि लार्ज कैप में ही अबाउट 60% एलोकेशन रखें, और वो आपको स्टेबल 10 से 12% टाइप रिटर्न्स की उम्मीद दे सकता है। और बाकी मिड और स्मॉल से दूर रहें। अब उसमें करेक्शन का समय है, वो अगले कुछ साल आपको थकाता रहेगा और आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे कि हम डाल रहे हैं, बढ़ नहीं रहा। क्योंकि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि अगर आप ग्लोबल बेंचमार्क से इतना अलग हट जाएंगे वैल्यूएशंस में, तो फिर वो वैल्यूएशंस सिर्फ फ्लो का नतीजा होता है कि कौन कितने देने को तैयार है। उसमें कोई रैशनैलिटी नहीं रहती। तो ब्रॉडली मेरी ये सलाह होगी इस पर। एक और आई थिंक इसमें सुनील जी ने भी काफी बात कही और सुदीप जी ने भी जो कहा कि आईपीओ सही है, वो सब बातें अपनी जगह एकदम सही हैं। इन्फ्लेशन का भी एक चैलेंज है, लेकिन इन्वेस्टर्स को सिर्फ 2026 में, और देखिए मैं 2023 से ये बात कह रहा हूं, मार्केट्स रॉन्ग नहीं होते, हमारी एक्सपेक्टेशंस रॉन्ग हो सकती हैं। और अब विपिन जी, एक अब छोटा सा एक मिनट में एनेक्डोट को संभालता हूं। आप एक रियल एस्टेट का प्रोग्राम करते हैं, कभी कभी बड़े चाव से मैं बड़े हंसी मजाक के तौर पे देख लेता हूँ। बहुत पहले से कभी आदत थी, इंडिया में भी देखता था। उसमें बहुत अच्छा उससे लर्निंग आती है ये कि देखिए, जब वो रियल एस्टेट का आपको ब्रोशर के साथ रंग बिरंगा बेचा जाता है ना, उस पे जो आसमान और उसमें जो लाइटिंग और उसमें जो प्रॉपर्टी निकल के आती है, और जब वो बनती है कितने सालों बाद, वो देखिए उसमें बड़ा अंतर हो जाता है। राइट। तो वो आसमान रहता, ना वो ब्रोशर देख के आप बोलते हैं कि बस यही है, मैं तो पहुंच गया, अब तो मैं विलायत मतलब स्विट्जरलैंड में ही हूँ, मतलब क्या लाइफ होगी। लेकिन रियलिटी उससे थोड़ा अलग होती है। तो तमाम आईपीओज, तमाम एसआईपी, ये सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब जो रियलिटी आएगी ना, वो थोड़ी इससे अलग होगी। तो इन्वेस्टर को थोड़ा डिस्काउंट करना चाहिए कि देखिए जो, और मार्केट में तो रियलिटी, हमारा जो ब्रोशर है वो ये है कि हम बेचेंगे 15 लेकिन निकलेगा 10 से 12। तो इन्वेस्टर जितना जल्दी अपने आप को इसमें सेटल करे, वो बेहतर है, क्योंकि उससे फिर उसका डिसअपॉइंटमेंट कम होगा और वो ही कैन प्लान मोर रियलिस्टिकली। तो ये हर जगह है और इसमें कोई गलत नहीं है, राइट? और ठीक है, बेचने वाले का हक है, वो आपको सुनहरी पिक्चर दिखाएगा, आपको आपका मन है खरीदिए, ना खरीदिए, ना ठीक है, खरीदिए। तो अनुराग जी की कॉल है 2026 के लिए कि रियलिस्टिक होके आपको चलना है। मोटा मोटा वो लार्ज कैप की तरफ ही इशारा करते हैं कि आप कुछ अगर देखना है तो वहां देखें, लेकिन रियलिस्टिक रहें। ठीक है, ये भी एक नजरिया रहेगा। संजय सर, बहुत सारी बातें हुई, सुनील सर ने भी बोला कि अभी कंजम्पशन आएगा तो डायरेक्टली मान लीजिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया या ऑटो हो गया या जो भी सीधे ग्राहक की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं, क्या इन सेक्टर्स में कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, वहां पैसा बनता हुआ दिखाई देगा? मेरे ख्याल से डेफिनेटली, क्योंकि देखिए 2025 की हाईलाइट मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ये रही कि उसने कंजम्पशन को जिस तरह से बढ़ावा दिया, ऐसा किसी और कैलेंडर ईयर में हमने नहीं देखा। जो इवेंट्स हुए बैक टू बैक, सबसे पहले
इनकम टैक्स में लिमिट को बढ़ा देना, उसके कारण लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा उपलब्ध होना, उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने जीएसटी को रैशनलाइज़ किया, उसके कारण कंज़म्पशन को बढ़ावा मिलना और अभी जो अगला पे कमीशन का अवार्ड आएगा जनवरी में, उसके कारण एक मोटा पैसा कम से कम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के हाथ में आएँगे। तो इससे नो डाउट कंज़म्पशन को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिला है और जैसा सुनील कह रहे थे, उनकी बात बिल्कुल सही है। देखिए प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट तभी करेगा, जब उसको उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिटेबल रिटर्न मिलने की संभावना है। जब भारत में डिमांड की आउटलुक इतनी नेगेटिव थी, उस माहौल में कोई भी बिज़नेसमैन कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? आप अभी अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ सप्ताह में, तो बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने कैपेसिटी को एक्सपैंड करने की अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी है और ऐसा रिफ्लेक्शन हमें बैंकिंग सेक्टर के भी मैनेजमेंट के द्वारा मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा हाइलाइट 2026 में रहेगा, वो ये रहेगा कि जो कंज़म्पशन के इंजन को एक बार बढ़ावा मिला है वो मेरे ख़्याल से इंजन अब और तेज़ी से चलेगी और इसके कारण उसका जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट है, वो हमको मतलब कई और सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें तो इसके पीछे कौन-सा फैक्टर रहा जिसने कंज़म्पशन को इस तरह से बढ़ावा दिया? मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है गवर्नमेंट की पॉलिसी हुँ, हुँ। और 2026 में यही फैक्टर जी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा लोगों के सेंटिमेंट्स को, कंज़्यूमर के कॉन्फिडेंस को, रिटेल इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन को और प्राइवेट सेक्टर के कैपेक्स को जारी रखने में। क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में बहुत कुछ है। मैं समझता हूँ कि ये जो बजट आने वाला है अपना इस बार अगर आप इस सरकार की अवधि को देखें, तो ये मोर और लेस एक मिड टर्म बजट होगा सरकार का। और जब इस बजट में जो भी अनाउंसमेंट किए जाएँगे, इनकी एग्ज़ीक्यूशन तब तक पूरी होगी जब ये अगले इलेक्शन में जाएँगे। राइट। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट जो है रादर दैन बीइंग अ मीडियोकर प्लेन सिंपल बजट हो सकता है कि एक बड़ा इनोवेटिव बजट भी बन बिल्कुल जाए सर, और इसके बिल्कुल। कारण जो एक हम लोग को कैटलिस्ट चाहिए हाँ, वो इस शायद वहाँ से कंसोलिडेशन फेज़ आता में हुआ दिखाई देगा क्योंकि मेरे पास समय ऑलमोस्ट बिल्कुल समाप्ति की तरफ आ गया। एक छोटी-छोटी राय मैं सुनील सर और सुदीप सर की भी ले लूँगा। सुनील सर पहले आपके पास तो बहुत स्पेसिफिकली 2026 में इन्वेस्टर को क्या करना है विद इन अ मिनट? 50-50 मिड एंड स्मॉल और लार्ज कैप का 50-50 और ये साल निवेश का साल है। इस साल में आप रिटर्न मत एक्सपेक्ट कीजिए, बट जो भी आप ऐसे निवेश करेंगे फ्यूचर में उसको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो ये साल 50-50 मेरा एक्सपोजर मिड एंड स्मॉल और लार्ज। मिड एंड स्मॉल का 50 और लार्ज का स्मॉल। इसमें आप रखें तो बस का क्योंकि वो जो करेक्शन अनुराग जी बता रहे थे वो शुरू हो चुकी है। शायद अभी खत्म नहीं हुआ है, मगर इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट बाइंग फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। राइट, तो ये क्रिस्प एंड क्लियर सुनील सर की तरफ से। नाउ फाइनली सुदीप सर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, निवेश इस साल के लिए मैं ये कहूंगा कि 3 एसेट कैटेगरी में निवेश करना चाहिए: इक्विटी, डेट और कमोडिटी, मतलब गोल्ड सिल्वर की मैं बात कर रहा हूँ। इन अ बैलेंस्ड वे इन्वेस्टर्स शुड इन्वेस्ट इन ऑल दीज 3 कैटेगरीज। अब सिर्फ इक्विटी की बात अगर करें, क्योंकि ये इक्विटी रिलेटेड प्रोग्राम है, मेरा झुकाव लार्ज कैप की तरफ है, तो मेरा सलाह तो यही होगा कि लार्ज कैप की तरफ 60-70% अपना पोर्टफोलियो ट्वीक करे और वहां पे निवेशित रहे। मैं सुनील जी के साथ और संजय जी के साथ सहमत हूं कि ये निवेश का टाइम है। बहुत ज्यादा रिटर्न अनरियलिस्टिक एक्सपेक्ट करना सही नहीं होगा। रिटर्न जैसे अनुराग जी ने भी बोला है, आपको अपना एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक बनाना है। वो जमाना चला गया है कि 20-25-30% का रिटर्न हम कमाएंगे, वो सोचना नहीं चाहिए। आप 10-12% रिटर्न सोचिए, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ कम हो गया और इसके हिसाब से हम लोगों को रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी टोन डाउन करना